Hello students, welcome to the online classes of Ideal Education Point. So आज हम पढ़ेंगे chapter 23 that is respiratory system. Okay, this is the one more human organ system, respiratory system. What is the function of this? It is responsible for perform the process of respiration and रेस्पिरेशन. ओके, जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो एक सिंपल सी चीज़ लगता है कि रेस्पिरेशन मतलब कि ब्रीदिंग, मतलब ऑक्सीजन इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करना. बट एक्चुअली इट इज़ नॉट दैट सिंपल. ओके, रेस्पिरेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है व्हेन वी टॉक अबाउट रेस्पिरेशन? सो इट इज़ द प्रोसेस in which oxidation of glucose take place in the presence of oxygen. And formation of energy, and energy is formed in the form of ATP. ओके, मतलब कि रेस्पिरेशन एक्चुअली में क्या है, जब ग्लूकोज का या फिर न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो एनर्जी की जैसे अगर हम बात करें व्हाट इज दिस ATP, इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? ये है एक एनर्जी मॉलिक्यूल. ओके, इसको समझने के लिए बहुत सिंपल है. जैसे किसी भी चीज़ को सपोज अगर हम एक टर्म यूज़ करें, फॉर एग्जांपल मनी. ठीक है, मतलब कि पैसा. ठीक है, तो मनी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. जैसे नोट हो गया, रुपीज़ हो गया, यूरो हो गया, या फिर लैंड है किसी के पास तो वो भी फॉर्म ऑफ मनी है जिसको हम स्पेंड करके अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ मनी, राइट. तो मनी के अलग अलग जैसे फॉर्म होते हैं, तो ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. जब भी हम कोई भी काम करते हैं, लाइक कोई भी, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो हंसना हो, या फिर जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, मतलब जो हम करते हैं या फिर जो अपने आप होती हैं. ठीक है, एक एक्टिविटी होती है जो कि हमारी विल पावर से कंट्रोल होती है और एक एक्टिविटी होती है जो अपने आप होती है. इन सबको करने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज़ ATP. ठीक है, तो इसी ATP का फॉर्मेशन होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में. हाँ, उसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन इज यूटिलाइज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, राइट. अगर हम देखें कि ये प्रोसेस होती कैसे, ठीक है, तो दो फॉर्म है. एक तो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दो स्टेप में कंप्लीट होती है, मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एंड सेकेंड वन इज इंटरनल, और इसी को ही बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. जब हम इस स्टेप की बात करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब कि एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है. ठीक है, गैसियस मतलब गैसियस एक्सचेंज मीन्स एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. मतलब O2 जो है वो एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आती है
और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एक वेस्ट प्रोडक्ट है तो वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर एनवायरनमेंट में जाती है। सिंपल यहाँ पे भी डिफ्यूजन फिनोमेना जो है वो वर्क करता है, मतलब कि मॉलिक्यूल जो है वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, राइट। वही चीज़ यहाँ रेस्पिरेशन में भी होती है। जब हम बात करते हैं इंटरनल और सेल्युलर रेस्पिरेशन की, तो इसमें क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड सेल्स, ठीक है। जब ऑक्सीजन इनहेल करके एनवायरनमेंट से और लंग्स के अंदर पहुंचती है तो वहाँ लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। एल्वियोलाई से ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन का जाना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोलाई के अंदर आना, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन और सेल्युलर रेस्पिरेशन, ओके। क्योंकि ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं वो एक्चुअली ब्लड सेल्स के अंदर जाते हैं, ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड सेल, ब्लड की एक सेल है, तो क्योंकि सेल और एल्वियोलाई के बीच में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी वो क्या हो जाएगा, सेल्युलर रेस्पिरेशन। और फिर पूरे ब्लड स्ट्रीम में जब ऑक्सीजन मूव करती है तो हर एक सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है इसी तरीके से कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल से निकल के और ब्लड स्ट्रीम के अंदर आती है और ब्लड से ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर पहुंचती है। देखते हैं किस तरीके से ये मैकेनिज्म कंप्लीट होता है, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हो गई ना? सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं रेस्पिरेशन को समझने से पहले। जैसे कि रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, दिस प्रोसेस टेक प्लेस in the presence of oxygen, okay। This process do not require oxygen from one glucose molecule (38 ATP molecules are synthesized during this process. ठीक है, from one glucose only 2 molecule of ATP get synthesized. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 and H2 are formed as byproduct. ठीक है, इसमें इथेनॉल and H2O are formed
एज बाय प्रोडक्ट। ओके, सो अब जब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, हमने बताया कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है, जबकि वहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा बन रही है, मतलब ये वाली जो प्रोसेस है वो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगी क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होती है, जबकि ये वाला जो रेस्पिरेशन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, क्योंकि वो एक ही सेल के बने हुए जीव हैं तो उनको इतने सारे एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल यही एटीपी बनाने के लिए जो प्रोसेस है, मतलब पूरा एटीपी किस तरीके से सिंथेसाइज होता है ये उसमें समझेंगे। ठीक है, एरोबिक एंड एनारोबिक क्लियर हो गया। आगे समझते हैं हम गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और किस तरीके से होता है ये गैसेस एक्सचेंज। So, 2 gases are most important in the process of respiration. First is O2 and CO2. इन्हीं 2 गैसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो O2 जो है ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है ना। कितना परसेंट है O2 का एनवायरनमेंट में? 21%। 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। यही है अमाउंट, अगर एक मतलब एडेक्वेट अमाउंट, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट देखे तो ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो कम है। तो जब हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करते हैं तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर रिलीज होगी। ठीक है, बिकॉज मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन कि ये ऑक्सीजन जाता कहाँ है। ठीक है, तो ब्लड, ठीक है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं रेड ब्लड सेल आरबीसी। ठीक है, आरबीसी जो है इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज अ रेड पिगमेंट। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? ये एक तो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है और दूसरा इट वर्क एज ऑक्सीजन कैरियर एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 बाइंडिंग साइट होती हैं जिसमें वो या तो चारों में ऑक्सीजन कैरी करेगा या फिर 3 में ऑक्सीजन और 1 में कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक तरीके से कैरियर की तरह से वर्क करता है। ठीक है, मतलब जब ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाएगी और ब्लड के अंदर जाएगी, ब्लड में आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है जो ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होता है, और वो ब्लड जब पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो ऑक्सीजन इसी हीमोग्लोबिन के साथ में पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। So, organs which involve in this system, मतलब रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो
जो ऑर्गन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उन सबको कंबाइंडली क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल और कई बार माउथ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। देन उसके बाद विंड पाइप और इसी को ही बोलते हैं ट्रैकिया। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में बात की थी कि एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं लैरिंक्स, है ना। इसके अंदर एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो विंड पाइप और फूड पाइप की कॉमन ओपनिंग है। ठीक है, जिस टाइम पे हम कोई चीज़ स्वेल करते हैं, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो विंड पाइप को क्लोज कर देता है। ठीक है, अगर गलती से कई बार वो फ्लैप खुल जाता है, लाइक अगर हम खाना खाते वक्त बात कर रहे हों या फिर हमें हंसी आ जाए या फिर ऐसा कुछ होता है, तो जो कुछ फूड पार्टिकल्स होते हैं वो विंड पाइप के अंदर चले जाते हैं फूड पाइप से, है ना, और वो नाक में जो खाना चढ़ जाता है वो इसकी वजह से होता है। ठीक है, सो नॉस्ट्रिल, माउथ, विंड पाइप और ट्रैकिया, फेरिंग्स। देन इसके बाद ब्रोंकाई। एक्चुअली ये जो फेरिंग्स है ये नॉस्ट्रिल और यहाँ पे इसके बीच में, पहले हम इसको लिख लेते हैं, इसके बाद इसको एक सीरीज होगी। फेरिंग्स, windpipe, it is also known as trachea, bronchi, bronchioles, alveoli। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, these are present on lungs। ठीक है, लंग्स जो होते हैं वो एक रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं। अ पेयर ऑफ लंग्स ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये वो सारे ऑर्गन्स हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की जो है वो हाई अमाउंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से ये ट्रैवल करेगी नॉस्ट्रिल, चैम्बर्स और माउथ के अंदर। यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो फेरिंग्स तक पहुँचेगी, फेरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई की और ब्रांचिंग होती है जिसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकियोल से ये जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई तक पहुंचती है। एल्वियोलाई क्या होती है, एक बबल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और टिनी बलून लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का। ठीक है, सो यहाँ से ऑक्सीजन इसके अंदर आई। ओके, इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये बंच के फॉर्म में होते हैं एल्वियोलाई। जब हम इसका डायग्राम देखेंगे तब हम समझेंगे इसको अच्छे से। ये ब्लड स्ट्रीम है। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड है जो हार्ट से लंग्स में आता है फॉर द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स इधर से इधर ट्रैवल करेंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है। इधर पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि एब्सेंट है, बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से एल्वियोलाई में आई है तो ऑक्सीजन का अमाउंट कहाँ ज़्यादा है, एल्वियोलाई के अंदर। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इधर से इधर की तरफ ट्रैवल करेंगे। ये बात समझ में आई। तो इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज हुआ। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सेल्यूलर रेस्पिरेशन और सेल्यूलर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई में आई, मतलब CO2। ये ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम से CO2 एल्वियोलाई में आई, ब्लड स्ट्रीम से कहाँ जाएगी,
ब्रोंकियोल्स के अंदर, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से फेरिंग्स, फेरिंग्स से नॉस्ट्रिल एंड नॉस्ट्रिल से एनवायरनमेंट। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई। ये बात समझ में आ गई? ओके, तो ये तो है एक ओवरव्यू, मतलब रेस्पिरेशन इस तरीके से होता है, ठीक है। अभी हमने बात की कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, वो देख लेते हैं एक बार। सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, सेल के अंदर ग्लूकोज कहाँ से आया? जब हमने न्यूट्रिशन लिया, न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर गए, उनका डाइजेशन हुआ, विलाई ने उन न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाया, ब्लड स्ट्रीम से इंसुलिन की हेल्प से यही न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर पहुंचे। यहाँ तक क्लियर है? ग्लूकोज सेल के अंदर कहाँ से आया? ब्लड से, क्योंकि हमने जो फूड लिया था उसका डाइजेशन हुआ और उसमें जो ग्लूकोज प्रेजेंट था वो इंसुलिन की हेल्प से सेल के अंदर पहुंचा, ठीक है। वहाँ पे इसके साथ में अटैच होती है ऑक्सीजन, और जब इसके साथ में ऑक्सीजन अटैच होती है तो (6CO2 + 6H2O + 38 ATP मॉलिक्यूल जो है, 6CO2 + 12H2O और 38 ATP मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं। तो ये जो है दिस इज एनर्जी, ठीक है, ये जो है और ये जो है दीज आर बाय प्रोडक्ट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसेस एक्सचेंज इस तरीके से होता है। अब सेल के अंदर ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो नंबर है वो इसके अंदर ज़्यादा है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन यही हो रहा है। ये ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, यहाँ पे प्योर ब्लड आया है। प्योर ब्लड कहाँ से आया? लंग्स से हार्ट में गया और हार्ट ने उसको पूरी बॉडी में सप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड आया उसके अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस तरीके से ये जो ऑक्सीजन है वो इधर से इधर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इधर से इधर आएगी। इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होके और ये जो इम्प्योर ब्लड है वो वापस से हार्ट में जाएगा और हार्ट से वापस से लंग्स में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की वो कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखेंगे इसका कंप्लीट रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म।